क्या कस्टमर ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, सबको ऑर्गेनिक चाहिए। हॉट ट्रेंड बदल रहा है। अब ब्यूटी इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई है और इट्स ग्रोइंग एट अ पेस ऑफ से वो 35%। मैंने उस समय 10th में डिसीजन करा था कि मुझे करना तो बिजनेस ही है, कुछ भी हो जाए। ये तो आपको लग रहा है कि ब्रांड नहीं बनाने से इजी है मैं मल्टीपल ब्रांड्स के प्रोडक्ट एक रूफ के नीचे बेचूं? यार डिमांडिंग प्रोडक्ट्स को बेचना कभी भी इतना बड़ा टास्क नहीं होता। तो कैटेगरी के बड़े बड़े हाथियों से भिड़ना वो टास्क है। कस्टमर हमारा भगवान है, भगवान जो भी बोलेगा वो सही है। हम इंडियन हैं, हम लेगेसी क्रिएट करने के लिए काम करते हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आप कैसे कस्टमर को बताते हैं कि ये आपके लिए सेफ़ है यूज़ करने को, या आपके लिए मार्केटिंग कम ईजी कर देती है? वेलकम टू द शो। थैंक यू। मेरे क्वेश्चन चालू करने से पहले मैं आपके बिजनेस करने से पहले की जर्नी जानना चाहूँगा कि आपने कहाँ पढ़ाई करी, कहाँ आप ग्रो हुए। यार हम जब से मैं पैदा हुआ, मेरे पैदा होने के टाइम से मतलब इट्स बीन अ फैमिली बिजनेस, मोर और लेस लाइक अ फैमिली बिजनेस। मेरे ग्रैंडफादर जो थे ही वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो तब तक हमारा कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था। तो मेरे डैड ने इनिशिएटिव लिया था। ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स में थे। फिर कुछ कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशंस चालू करे, फिर डिस्ट्रीब्यूशंस चलते रहे। बाय द टाइम मैं 10th में आया तो मेरी 10th की क्लासेस के अंदर ही उन्होंने मुझसे डिसीजन पूछा था कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू डू। बिकॉज मैं ठीक ठाक था पढ़ाई के अंदर, थोड़ा सा क्रेज़ भी था पढ़ने का भी, जो शायद बिजनेस करने वाली फैमिलीज़ में नहीं होता, बट मेरे को ठीक ठाक था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करेगा, तो कोई जॉब वगैरह में जाना है, कोई प्रोफेशनल लाइन में जाना है या बिज़नेस करेगा। तो मैंने उस समय 10th में डिसीजन करा था कि मुझे करना तो बिज़नेस ही है, कुछ भी हो जाए, चाहे पढ़ाई करके करूँ चाहे पढ़ाई छोड़ के करूँ, करूँगा बिज़नेस। थोड़ा बड़ा हुआ, MBA करने जाने लगा, तो सडनली मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए। तो कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई थी। तो उस समय पापा और दादाजी दोनों मिलके बिज़नेस देखा करते थे, डिस्ट्रीब्यूशन का ही था। वी वर नॉट इनटू रिटेल एज सच। तो अगले दिन मतलब नेक्स्ट डे मॉर्निंग की मेरी फ़्लाइट, मैंने मेरे फादर को बात करते मॉम से सुना कि यार ये चला जाएगा तो मैं बहुत अकेला हो जाऊँगा। आई गॉट माई लेटर ऑफ दिस ग्रुप डिस्कशन फ्रॉम सिम्बोसिस बैंगलोर। मैंने रात को डिसीजन करा कि भाई सुबह की फ़्लाइट की टिकट उनके रूम में जाके फाड़ी। मैं कहा यार ये सब तो होता रहेगा, काम करते हैं, MBA को तो नौकरी पे रख लेंगे। थोड़ा सा रूड होता है, बट उस समय जो फादर को लेके जो फील आई थी, बस वो बात है 2008 के आसपास की। तब से ये गाड़ी चल रही है और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से रिटेल में आए, रिटेल से अब आज आपके सामने बैठा हूँ। तो जो आपका सौंदर्यम कॉस्मेटिक है ये कैसे वर्क कर रहा है, तो क्या करते हैं आप इसमें? यार सौंदर्यम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, उसका कॉन्सेप्ट है सारी ब्यूटी इंडस्ट्री में जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, हेयर केयर, स्किन केयर, मेकअप, फ्रेगनेंसेस, जो भी है, वो सब एक सिंगल रूफ के अंदर देना। चाहे वो डायरेक्ट कस्टमर के लिए हो जिसको हम D2C बोलते हैं, या B2B, चाहे सलोन प्रोफेशनल हो, फ्रीलांसर, मेकअप आर्टिस्ट हो, सबको सब चीज़ें एक सिंगल रूफ, एक अफोर्डेबल प्राइस पे दें। हमारा मेजर एम यही है। तो आपके कितने आउटलेट्स हैं? अभी करंटली जयपुर में 3 है। ओके, सब अच्छा चला तो शायद और भी हो जाएंगे, होंगे ज़रूर। ओके, तो आप ये ब्रांड्स को कैसे रीच आउट करते हैं कि आप वो खुद का प्रोडक्ट आपके यहाँ पे शोकेस कर सकें? या ब्रांड्स को रीच आउट करना कोई मेजर टास्क नहीं है। सब ब्रांड्स को सेल चाहिए, बट सिर्फ कंडीशन सिर्फ एक होती है कि उनकी ब्रांड इमेज जो होती है, जिसके लिए वो सब कॉन्शियस होते हैं। मैं मेरे ब्रांड सौंदर्यम के लिए बहुत कॉन्शियस हूँ, सब अपने ब्रांड की इमेज के लिए बहुत सुपर कॉन्शियस होते हैं कि वो हैम्पर नहीं होनी चाहिए। अगर आप उनका ये ट्रस्ट गेन कर लो कि उनके ब्रांड की इमेज हैम्पर नहीं होगी, प्लस ही होगी आपके साथ एसोसिएट होने से, उनकी सेल्स प्लस होएगी, उनकी ब्रांड इमेज प्लस होगी, आपके साथ एसोसिएट होने से वो ऐसी मार्केट को डिस्कवर करेंगे जहाँ तक वो कभी पहुँचे नहीं है। हर किसी को सेल तो चाहिए, वो बहुत हैप्पीली एसोसिएट होते हैं। हाँ, वो थोड़े से कंजर्वेटिव अपने आप को ज़रूर रखते हैं वहाँ पे जहाँ पे उनको लगता है कि कहीं हमारी ब्रांड इमेज हैम्पर हो गई, हम कोई ऐसे फील्ड में चले जाएं, हम कोई ऐसी मार्केट में पिच करने पहुँच जाए जहाँ सिर्फ रेट गेम हो जाए और कुछ भी नहीं, वो वहाँ से स्टेप आउट। बट अगर आप
एक लग्जरी एटमॉस्फेयर देते हुए आप एक हेल्दी एटमॉस्फेयर दो तो वो सब बातें बहुत, मतलब कोई शायद ही कोई ब्रांड होगा जिसको सेल से प्यार नहीं होगा। हर ब्रांड को सेल चाहिए। और आप अगर कुछ कंप्लेन आती है कस्टमर्स की तो आप हैंडल कैसे करते हैं उसको? यार सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कस्टमर हमारा भगवान है। भगवान जो भी बोलेगा वो सही है। कस्टमर गलत हो नहीं सकता, और गलत है भी, आपको पता भी है गलत है तो भी वही है जो है। तो वो जो बोले उसको सुनो, जितना मैक्सिमम हो सके उसकी बात समझने की कोशिश करो, अपोलोजाइज़ करो अगर आपसे गलती हो गई है या आपके स्टाफ से गलती हो गई है। उसको नेग्लेक्ट करके कस्टमर लूज़ करना, एक कस्टमर लूज़ करना नहीं होता, 10 कस्टमर लूज़ करना। और एक को अपोलोजाइज़ करो ना तो सब चीज़ें ओवरकम हो जाती हैं। अपोलोजाइज़ करो, उससे बात करो, उसको फॉलो अप करो कि जो हो गया गलत हो गया। बीइंग एन ओनर, अगर आप किसी कस्टमर को अप्रोच करके बोलते हो कि ठीक है मैडम, आई एम रियली सॉरी कि जो भी मेरे स्टाफ से हुआ या जो भी बात हुई उसके लिए मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ, तो सब इतने हम्बल इनफ होते हैं कि वो उसको निगलेक्ट कर जाते हैं। तो आप अप्रोच करो। आइडियली क्या होता है, सब में एक ईगो पॉइंट इतना हो गया है कि लोग उस चीज़ को निगलेक्ट कर देंगे, ये कस्टमर ही तो जाएगा, मैं मेरे स्टाफ को क्यों करूँ। तो सब ठीक है, स्टाफ एक अपनी जगह एसेट है, पर कस्टमर इज़ द किंग। कस्टमर नहीं है तो आपका स्टाफ किसी काम का नहीं है, आपके स्टोर्स किसी काम के नहीं है, आपका ब्रांड किसी का। तो जो है वो कस्टमर ही है, उसके लिए आपको किसी भी हद तक जाना पड़े, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, वो आपको करना। हम तो स्टोर्स पे यही पॉलिसी रखते हैं, हमारे को कोई आगे बढ़ के भी, अब तो चलो इट्स बीन 16 ईयर्स, हम लोगों को अब ब्रांड्स अप्रोच करते हैं कि हमारा प्लेसमेंट करो, ये करो। हम उनको सबसे पहले एक ही चीज़ बोलते हैं, कस्टमर डिमांड करेगा तो हम रखेंगे ही रखेंगे, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। बट अगर कस्टमर डिमांड नहीं करेगा तो हम उस जगह को, उस सेक्टर को रख के वेस्ट करके क्या करें, कुछ भी नहीं। तो कस्टमर की डिमांड क्रिएट होनी चाहिए, कस्टमर बॉस है। आपको इस इंडस्ट्री में रहते रहते क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? बहुत सारे होते हैं यार, जैसे रोज़ नए चैलेंजेस आते हैं। अब ब्यूटी इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई है और इट्स ग्रोइंग एट अ पेस ऑफ से वो 35%। तो रोज़ नए ब्रांड्स आने, ये सोशल मीडिया सबसे बड़ा दुश्मन है। रोज़ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो जाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स नए प्रोडक्ट को प्रमोट करना चालू कर देते हैं, तो उसको प्रोडक्ट को लाना, उस कस्टमर का पूछना, तो ये बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि आप हर प्रोडक्ट नहीं रख सकते, कुछ भी है, पर उसको कैसे ओवरकम करो जो कस्टमर डिमांड कर रहा है। तो रोज़ नए प्रोडक्ट को पकड़ना, फिर जिस ब्रांड्स के साथ आप एसोसिएटेड हो उनके साथ जो आपके कमिटमेंट्स हैं सेल्स के लेके, ब्रांड इमेजेस को लेके, वो फुलफ़िल करना। और जैसे अगर कोई ब्रांड है जो एक प्रोडक्ट आपके यहाँ पे प्लेस करता है तो उसका और आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या रहता है? ये भाई टेक्निकल पॉइंट ये तो मतलब सीधा सीधा ये पूछना हो क्या कि मैं कितने पैसे कमा रहा हूँ। यार देखो, ठीक ठाक कमा लेते हैं। अच्छा। मेरे दादाजी मुझे स्कूल छोड़ने जाया करते थे काइनेटिक पे, और मैं अब 4 व्हीलर में आपके ऑफिस पे आया हूँ, तो ठीक ठाक पैसे बन जाते हैं। तो ये प्रॉफिट क्या कस्टमर ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा जा रहा है? जैसे फूड ऑर्गेनिक चाहिए तो क्या कॉस्मेटिक भी ऑर्गेनिक चाहिए? बिल्कुल जा रहा है, सबको ऑर्गेनिक चाहिए। बहुत ट्रेंड बदल रहा है, B2C में भी बदल रहा है, B2B में भी बहुत ट्रेंड बदल रहा है। मतलब अब पिछले कुछ सालों से, मतलब आफ्टर कोविड आप ये देख लो, ये अवेयरनेस बहुत बढ़ती जा रही है। हर सलोन आज की तारीख के अंदर प्रोडक्ट्स ऐसे लेने लग गया है कि उसको वेगन प्रोडक्ट्स चाहिए, उसको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चाहिए, क्रूल्टी फ्री प्रोडक्ट्स चाहिए। सबकी डिमांड बदलती जा रही है। इनफैक्ट कंपनीज जो डायरेक्ट सिर्फ सलोन्स के साथ डील करती है, वो कंपनीज भी अब सलोन्स के अंदर ग्रीन एनवायरनमेंट क्रिएट करने लगी। उनके सलोन्स पे इन्वेस्ट कर रही है कि हम आपके साथ एसोसिएट होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हुए सलोन के अंदर सेक्शंस बनाते हैं, ऑर्गेनिक सेक्शंस, जिसमें हेयर स्पा से लेके फेस मास्क तक एवरीथिंग इज़ 100% वेगन। और अगर हम B2C की बात करें तो शायद मेरी खुद की वाइफ ही आज की तारीख में हर चीज़ ऑर्गेनिक यूज़ कर रही है यार। तो
ऑर्गेनिक का तो ट्रेंड बढ़ रहा है, हम ग्रीन एनर्जी की तरफ भी तो बढ़ रहे हैं, तो ये तो चलेगा। ये तो अब भी आपको लग रहा है कि लगभग एक इक्विवेलेंट इंडस्ट्री बनती जाएगी। अब जैसे आपके आउटलेट में मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आप कैसे कस्टमर को बताते हैं कि ये आपके लिए सेफ़ है यूज़ करने को, कि या तो इससे आपके ज़्यादा ग्लो आएगा या फिर ये आपके लिए परफेक्ट है, या आपके लिए मार्केटिंग कंपनी ईजी कर देती है? दोनों चीज़ें होती है भाई। एक तो आधा काम तो सोशल मीडिया कर देता है, ये गूगल जो धरती का भगवान है, आधा काम तो वो कर देता है। हर बंदा जो भी कुछ लेना चाहता है सबसे पहले तो उसके रिव्यूज़ चेक करता है, फिर उसके इंटीग्रेंट चेक करता है, फिर सारी कौन से मार्केट प्लेस में अवेलेबल है। अगर तो वो अच्छी मार्केट प्लेस पे अवेलेबल है तो मतलब प्रोडक्ट तो अच्छा है। फिर उसके बाद हम लोगों के, अगर ऑफलाइन की बात करो तो हम लोगों के पास ब्यूटी कंसल्टेंट्स होते हैं हमारे स्टोर्स के ऊपर। हर ब्रांड का अपना एक कंसल्टेंट होता है, और पर्टिकुलरली हम अपने स्टोर पे क्या करते हैं, हम एक डेडिकेटेड कंसल्टेंट हर क्लाइंट को देते हैं, जो पूरे उसकी जर्नी हमारे स्टोर पे जितनी भी होगी, फ्रॉम द टाइम ही और शी स्टेप्स इन और बिलिंग के बाद वो जब तक बाहर जाएंगे वो उसको असिस्ट करेंगे ईच एंड एवरीथिंग। उसको आई लाइनर लेना है तो भी वो क्या कहते हैं कंसल्टेंट उनको दिखाएगा, उनको कुछ और प्रोडक्ट स्किन केयर का, हेयर केयर का, कुछ भी लेना है, ईच एंड एवरी पॉइंट पे उसको हम असिस्ट करेंगे। तो उसके साथ वॉक अराउंड करेगा, उसकी कस्टमर नीड्स, उसकी कितनी पॉकेट है, क्या उसकी जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, हर चीज़ के ऊपर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट हो उसको फुलफिल कर। ये तो आपको लग रहा है कि ब्रांड नहीं बनाने से इजी है मैं मल्टीपल ब्रांड्स के प्रोडक्ट एक रूफ के नीचे बेचूं? यार डिमांडिंग प्रोडक्ट्स को बेचना कभी भी इतना बड़ा टास्क नहीं होता, पर डिमांड क्रिएट करना, एक ऑल द वे कैटेगरी डेवलप करना और उस कैटेगरी के बड़े बड़े हाथियों से भिड़ना, वो टास्क है। और वो पॉइंट और वो ब्रांड बिल्डिंग करना अपने आप में एक बहुत मेजर टास्क है यार। करेंगे, टाइम आएगा तो शायद हो भी जाए। तो अब जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर कोई कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में स्कोप देख रहा है तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे? आ जाओ यार, बहुत पैसा है। अच्छा पैसा बनाओगे, हम देखते हैं भाई हमारे जितने प्रोज एंड कॉन्स आप क्या बताएंगे उनको? क्या चैलेंजेस आएगा, क्या प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, बना लो, प्रोडक्ट चलेगा तो मतलब हमने देखा है, आप किसी भी कंपनी वाले को देख लो यार, शुगर के मालिक को देख लो, शार्क टैंक बन के शार्क में बैठे हैं, तो ये मैन्युफैक्चर लोग बहुत पैसा कमाते हैं, हम दुकानदार नहीं कमाते ज़्यादा। अच्छा, दुकानदार तो क्या चिल्लड़ की तरह काम कर रहे हैं। अच्छा, जो 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पे आ गया भाई 16 साल लग गए। 16 साल में तो वो 4 व्हीलर वाले पता नहीं कौन से जेट वेट में चल रहे होंगे। आ जाओ, प्रोडक्ट बनाना कोई टास्क नहीं है, प्रोडक्ट बन भी जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बट थोड़ा सा सोच समझ के अपना डिसीजन बना के कि आपको जेन्युइनली क्या जा रहा है, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत एंडलेस स्कोप है, और नेशनल इंटरनेशनल मार्केट भी ओपन हो चुकी है। खूब मज़ा आएगा, बट थोड़ा सा सोच समझ के कि जेन्युइनली स्टेप इन क्या करना है, क्योंकि मार्केट 2 तरीके से चलती है, एक जो लग्जरी सेगमेंट है, एक जो मास सेगमेंट है। तो ये डिसीजन आपको मेक आउट करना पड़ेगा कि आप अपने आप को मास के लिए समझते हो या आप अपने आप को लग्जरी, ये डिसीजन। और जो आप जैसे कॉम्पिटिटर है आपके, तो आप कैसे उनसे ओवरकम होते हैं? भाइयों की तरह चलते हैं, हमारा कोई कंपटीशन नहीं। ओके। जब हम अपने कस्टमर की तरफ फोकस हैं, हमारे को जेन्युइनली आप मुझसे पूछोगे ना कि कितने स्टोर्स होंगे जयपुर के अंदर या राजस्थान के अंदर, मैं को मुश्किल से 5-10 जो जिनके साथ मैं रेगुलर कम्युनिकेट करता हूँ, उनके अलावा मुझे नहीं पता। मेरा 100% फोकस बीइंग अ स्टोर कीपर, मेरा 100% फोकस अपने कस्टमर पे है, उनकी क्या डिमांड है, उनको क्या ज़रूरत है, सिर्फ उसके ऊपर फोकस है, मुझे और कुछ नहीं दिखता। मतलब मेरा आज की तारीख में आप ये मानो, इट्स बीन ऑलमोस्ट 5 years, शायद मैं कहीं जयपुर से बाहर भी नहीं गया। अर्जुन के तीर की तरह सिर्फ एक ही दिशा में चले जा रहा हूँ, क्योंकि आई हैव समथिंग टू प्रूव फॉर, और मेरा 2027 तक का एक मिशन है, उसके पीछे। ये तो जो आपने वो टिकट फाड़ी थी, उससे और अभी तक की जर्नी में क्या फ़र्क दिख रहा है हमको? बढ़िया फ़र्क है यार। उस समय एक इमेच्योर ने टिकट फाड़ी थी अपने पापा के प्यार के लिए,
क्योंकि मेरे पापा से मैं मेरी लाइफ में मेरे फादर और मेरे ब्रदर से ज़्यादा प्यार किसी से भी नहीं करता, और इस बात से मेरी वाइफ भी परेशान है। तो वो एक प्यार में टिकट फाड़ी थी, बट वो डेस्टिनी ने उसको ऐसा कर दिया कि आज उसी बात पे खुशी होती है कि शायद अगर वो टिकट नहीं फाड़ी होती तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ होता। शायद मैं पढ़ गया होता, MBA कर ली होती या CA कर ली होती, तो मैं किसी कॉरपोरेट ऑफिस के अंदर सुबह 10 से 5 की जॉब कर रहा होता, शाम को बीवी बच्चों के साथ गोलगप्पे खा रहा होता और घर जाके लड़ाई झगड़ा करके सो गया होता। तो ये पॉडकास्ट सम अप करने के लिए आप क्या कहेंगे व्यूअर्स को? ठीक, ब्यूटी इंडस्ट्री सुपर इंडस्ट्री है, फुल ऑफ ग्लैमर। और मेरे फादर से कभी देखोगे उनको तो 60 साल की उम्र के हो गए, अभी तक यंग है, शायद लोग मुझे उनका छोटा भाई बोलते हैं। तो आपको हमेशा यंग रखेगी, हमेशा प्रेजेंटेबल रखेगी, फुल ऑफ मनी, फुल ऑफ चार्म, लग्जरी लाइफ, एवरीथिंग यू गेट हियर। आपको उन लोगों के साथ मिलने का मौका मिलेगा शायद आप जिनसे कभी मिलना सोच भी नहीं सकते। बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है, जिसको भी आना है जल्दी से आ जाओ, मेरे लायक कोई भी काम हो तो मैं करने के लिए थे। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।